नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, कला एवं मानविकी संकाय, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। शोध प्रविधि के इस चरण में हमें आज जानना है कि परिकल्पना के कार्य कौन कौन से होते हैं। हमने जाना है कि परिकल्पना क्या है, परिकल्पना के स्रोत क्या हैं, उनके सोर्सेस क्या है, इस विषय में हमने जाना था। जिस सोर्सेस में हमने जाना था कि परिकल्पना निर्माण में जो स्रोत हैं, उन स्रोतों में मुख्य रूप से संस्कृति, समाज, विज्ञान, प्राप्त परिकल्पनाओं का अध्ययन, विश्लेषण, व्यक्तिगत अनुभव और अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा, रचनात्मक चिंतन, सूझबूझ और उस क्षेत्र में हुई अनुसंधान, ये हमारी परिकल्पना को गति प्रदान करते हैं और इनके माध्यम से हम नई नई परिकल्पनाओं को शोध के अंतर्गत ला सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं, समस्या की जांच कर सकते हैं। क्योंकि समस्या का परीक्षण करना अनिवार्य है। तो आज हमें जानना है कि अनुसंधान में परिकल्पना के कौन कौन से कार्य होते हैं। हमें इस विषय में परिचर्चा आज करनी है, इसको जानना है, क्योंकि इसको समझे बिना हम अपने शोध कार्य को गति प्रदान नहीं कर सकते। क्योंकि परिकल्पना शोध का द्वितीय स्तंभ है और इस स्तंभ को मजबूत किए बिना हम शोध यात्रा नहीं कर सकते। तो शोध यात्रा में अगर सहायक है तो वह है परिकल्पना। और परिकल्पना में सहायक जो तत्व हैं, उनके स्रोत हैं, वह है संस्कृति, समाज, विज्ञान, प्राप्त परिकल्पनाओं का विश्लेषण, अध्ययन, व्यक्तिगत अनुभव और अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा, उनके अनुभवों को जानना, रचनात्मक चिंतन और उस क्षेत्र में हुए अनुसंधान पर परिचर्चा। अब आज हमें जिस विषय पे चर्चा करनी है वह है कि परिकल्पना के कार्य। किसी भी बिंदु पर हम परिचर्चा करें और उसके कार्यों के बारे में हमें ज्ञान ना हो तो हम उस तथ्य तक नहीं पहुंच सकते। या यूं कहें, जिस व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा उसके प्रति वो सम्मान का भाव, आदर का भाव उत्पन्न नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से परिकल्पना को समझने के पूर्व हमें परिकल्पना के कार्यों को जानना है। क्योंकि परिकल्पना अनुसंधान के मध्य में हमने परिभाषा जानी थी कि परिकल्पना जो है वह अनुसंधान में आने वाली समस्याओं के सुझाव का उत्तर है। तो उसके उत्तर के रूप में हमें जानना है कि परिकल्पना के कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला कार्य जो है वह है मार्गदर्शन, डायरेक्शन। परिकल्पना अनुसंधान कार्य के लिए मार्गदर्शन करती है, मार्गदर्शित करती है। इससे यह ज्ञात होता है कि अनुसंधान कार्य में कौन कौन सी क्रियाएं करनी हैं तथा कैसी करनी है। अतः परिकल्पना के उचित निर्माण में कार्य की स्पष्ट दिशा का निर्देशन परिकल्पना करती है। तो जब तक हमारा दिशा ठीक नहीं होगी हमारी, तो हमारी शोध की दशा ठीक नहीं हो सकती। जब हमारी दिशा ठीक है तो निश्चित है शोध की दशा भी ठीक है। अगर मार्गदर्शन सही नहीं मिला तो मानिएगा आपकी दिशा दुर्दशा के रूप में बदल जाएगी। तो शोधार्थी को चाहिए कि मार्गदर्शक कैसा हो और मार्गदर्शन उसे किस प्रकार से मिलना चाहिए। इस विषय पर परिकल्पना हमें सोचने को मजबूर करती है कि हमें किस प्रकार से मार्गदर्शन मिले। दूसरी जो बात है वह है समस्या को चिन्हित करना।
हाइपोथेसिस जो है वह समस्या को चिन्हित करती है, परिकल्पना समस्या को संकुचित करती है, जिससे उसका विशिष्ट और निश्चित क्षेत्र स्थिर हो जाता है। इसके निर्धारण से अनुसंधान कार्य विशिष्ट हो जाता है और अपव्यय से हम बचते हैं। समस्या को सुनिश्चित करना, एक एरिया में समस्या को बांध देना परिकल्पना का ही कार्य है। और जब हम क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर चुके होते हैं, समस्याएं बहुत होती हैं, तो हमें क्रमशः ये देखना होता है कि हम किस समस्या पर पहले चर्चा करें। इसको चिन्हित करना परिकल्पना का कार्य है। अब हम देखें कि प्रमुख तथ्यों का चुनाव। समस्या का तो चुनाव कराती है, समस्या को एक एरिया में बांधती है, क्षेत्र परिसीमित करती है। अब उसके बाद तीसरा जो कार्य है वह है प्रमुख तथ्यों का चुनाव। सभी शोधार्थियों के विषय अलग अलग होंगे, फील्ड अलग अलग होंगे, क्षेत्र अलग अलग होंगे, सोच भी अलग अलग होगी। अब इसमें हमें देखना यह है कि प्रमुख तथ्यों का चुनाव कैसे करें। देखिए, सबसे प्रथमतया आप अपने विषय, अपने क्षेत्र को प्रमुखता प्रदान करें और उस विषय क्षेत्र की प्रमुखता को दृष्टि में रखते हुए हम ये देखते हैं कि हमें विषय के अनुरूप पहले किस तथ्य को लेना चाहिए। आप जिस विषय से संबंधित हैं तो उस विषय और उस क्षेत्र से संबंधित तथ्यों को प्राथमिकता प्रदान करें। द्वितीयक तथ्यों को हम बाद में रखें, क्योंकि जिस विषय पर आप केंद्रित हैं उस विषय की तथ्यों का उल्लेख करना आपका कर्तव्य बनता है। अन्यथा आपका विषय के साथ आप अन्याय कर देंगे। इसलिए हाइपोथेसिस जो होती है वह प्रमुख तथ्यों के चुनाव करने में सहायक होती है, क्योंकि वह समस्याओं को सीमित कर देती है, महत्वपूर्ण तथ्यों में हमें सरलता प्रदान कर देती है। मान लीजिए हमें बाल अपराध पर चर्चा करनी है, उसका अध्ययन किया जा रहा है, अथवा स्कूल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की ड्रॉप आउटिंग पर हमें चर्चा करनी है कि वह क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहा है। इस समस्या का समाधान करना है, तो उसके लिए हमें परिकल्पना के विषय में सोचना पड़ेगा कि हम उसकी ड्रॉप आउटिंग पर हम चर्चा करें, अथवा माइग्रेशन पर चर्चा करनी है तो लोग माइग्रेट क्यों होते चले जा रहे हैं, या यूं कहें माइग्रेशन जो हो रहा है, पलायन किस कारण से हो रहा है। अशिक्षा के कारण हो रहा है पलायन, का कारण उनका बेरोजगार होना भी होगा, और उनके जो कारण होंगे, तथ्य होंगे, तो इसमें हमें ये देखना होता है कि हम पहले कौन से तथ्य को प्रथम क्रम पर रखें। जैसे हम पलायन की समस्या पर बात कर रहे हैं तो हमें तथ्य को देखना होगा कि हम किस तथ्य पर चर्चा कर रहे हैं। पलायन के अशिक्षा भी है, बेरोजगारी भी है, और यूं कहें कि उनके पास में जमीन नहीं है, इसलिए उन्हें दैनिक मजदूरी करने जाना होता है, परिवार का पालन है, परिवार की आवश्यकताएं हैं। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें प्रमुख तथ्य हम पहले कौन सा रखेंगे। तो अगर हम शिक्षा से संबंधित हम शोध कर रहे हैं तो सबसे पहले हम रखेंगे कि शिक्षा का अभाव। फिर अगर हम मान के चलो हम इकोनॉमिक्स से हम हैं तो हम कहेंगे कि नहीं, बेरोजगारी है, दैनिक चर्या है, आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं हैं, तो इनकी परिपूर्ति के कारण वह शिक्षित नहीं हो पाता, हम उसमें ये कारण दिखाएंगे। अब प्रमुख तथ्यों के चुनाव करने में तात्पर्य है कि प्रमुख तथ्यों का चुनाव करने में हमें परिकल्पना हमारा सहयोग करती है। फिर बात आती है पुनरावृत्ति को संभव बनाना। माइग्रेट पर हमने काम किया तो उस पर बार बार नए नए शोध करना, नए नए चिंतन करना, विचार करना और अपनी मनीषा को प्रकट करना, ये पुनरावृत्ति को संभव बनाती है परिकल्पना। पुनरावृत्ति अथवा पुनः परीक्षण जिसे हम कह सकते हैं, पुनः परीक्षण के द्वारा अनुसंधान के निष्कर्ष की सत्यता का मूल्यांकन परिकल्पना करने में सक्षम होती है। परिकल्पना के अभाव में यह पुनः परीक्षण असंभव होगा।
यह ज्ञात नहीं होगा कि समस्या किस विशेष पक्ष पर कार्य कर किया गया है तथा किसका नियंत्रण करके किसका परीक्षण किया है, ये विचार करना है। फिर बात आती है निष्कर्ष निकालने में सहायक। जब मार्गदर्शन अच्छा होगा, समस्या को हम चिन्हित कर पाएंगे, प्रमुख तथ्यों का हम चुनाव कर पाएंगे और पुनः परीक्षण हम कर पाएंगे, तो निश्चित है निष्कर्ष अच्छा ही होगा। तो हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अगला बिंदु जो है वह निष्कर्ष निकालने में सहायक है। अब हम देखते हैं कि परिकल्पना अनुसंधानकर्ता को एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता करती। अनुसंधानकर्ता उद्देश्य तथा क्रिया में निश्चित रहता है तथा उचित मार्ग पर चलकर निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि परिकल्पना के कार्य कौन कौन से हैं और परिकल्पना के विषय में हमने ये जाना। तो जैसा कि हम कह चुके हैं कि परिकल्पना का मुख्य कार्य अन्वेषण क्षेत्र में सबूत के रूप में अनुसंधान का मार्गदर्शन करना है। परिकल्पना के द्वारा अनुसंधानकर्ता के उपलब्ध प्राप्त तथ्यों एवं उनके संबंधों को स्थापित करता है। परिकल्पना प्रत्ययों के निर्माण में भी सहायक होती है। यद्यपि आक्रमिक खोज भी कई नवीन सत्य तथा तथ्य को उपस्थापित कर सकती है, किंतु खोज असंबंधित होती है, जिससे अनुसंधानकर्ता का चिंतन एवं समस्या के समाधान में कठिनाई होने लगती है। प्रयोगात्मक अनुसंधानों में परिकल्पना का एक अन्य कार्य भी है। इस प्रकार के अध्ययनों में परिकल्पना की शब्दावली से ही यह निर्धारित होता है कि प्रयोग को किस प्रकार के किस स्वरूप को हमें स्वरूप देना चाहिए, क्योंकि परिकल्पना निर्माण के पश्चात ही प्रयोग का स्वरूप निर्धारित होता है। इस प्रकार से हमने जाना कि परिकल्पना के कार्य कौन कौन से हैं। नमस्कार।